कहानी की शुरुआत में हमें एक नवजात बच्चे को दिखाया जाता है जो ज्यूस और अल्कमीन के प्यार की निशानी है। अल्कमीन एक इंसान थी और ज्यूस देवताओं के राजा थे। अल्कमीन उस बच्चे का नाम हरकुलिस रखती है, लेकिन ज्यूस की पत्नी हेरा इस नाजायज रिश्ते से पैदा हुए बच्चे से खुश नहीं थी और इसलिए वह उसे मारना चाहती थी। जब हरकुलिस जवान हो जाता है तब सभी देवता उसे 12 असंभव कार्य सौंपते हैं जो साधारण इंसानों के बस की बात नहीं थी। लेकिन हरकुलिस इन सौंपे गए 12 कारनामों को अंजाम देने की काबिलियत रखता था। सबसे पहले वह एक 5 सिर वाले सांप से लड़ता है। उसे मारने के बाद वह एक जंगली सुअर को अपने गदा के एक ही वार से खत्म कर देता है। ऐसे ही कई कारनामों को वह अंजाम देता है, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक कार्य था निमिया के शेर को मारना, जो एक राक्षस से कम नहीं था, क्योंकि उसकी खाल किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदी नहीं जा सकती थी। तब हरकुलिस अपने हाथों से उसका जबड़ा तोड़ देता है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे लुटेरों के एक ग्रुप ने बांध रखा था। वह हरकुलिस का भांजा होता है। अब वह लड़का उन लुटेरों से कहता है, अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर हरकुलिस यहाँ आ गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर वे सभी लुटेरे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हरकुलिस भी आ जाता है। अब लुटेरों का सरदार अपने लोगों से कहता है, उसे खत्म कर दो। अब हरकुलिस एक ही बार में 5 लोगों को ढेर कर देता है। यह देखकर सभी लोग उससे डरने लगते हैं। अब लुटेरों का सरदार अपने सभी लोगों को उसका सिर काटने का आदेश देता है। इसके बाद हरकुलिस और उसके साथी एक एक करके सभी को मार देते हैं। अब हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरकुलिस और उसके साथी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हरकुलिस और उसके साथी सोने के सिक्कों को देखते हैं जो उन्हें उनके काम के बदले में मिले थे। अब हरकुलिस कहता है, हमें एक और काम मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएं और चैन की जिंदगी जिएं। तभी उनके पास राजा कोटिस की बेटी आती है और कहती है, मेरे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और इस गृह युद्ध के चलते हर दिन फसलें खराब हो रही हैं और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तब हरकुलिस का साथी उससे कहता है, अभी हमारे पास समय नहीं है और अगर इनाम की रकम ज्यादा मिलेगी तो हम आपका काम कर सकते हैं। राजकुमारी उनसे कहती है, तुम तो योद्धा हो और योद्धा शान के लिए लड़ते हैं, धन कमाने के लिए नहीं। इस पर हरकुलिस उससे कहता है, हमें अपने हथियारों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तब राजकुमारी कहती है, मेरे पिता राजा कोटिस बहुत धनी हैं, जो आपको सोने में तौल देंगे। यह सुनकर हरकुलिस और उसके साथी उनकी ओर से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हरकुलिस और उसके साथी राजकुमारी के साथ राजा कोटिस के महल में पहुंच जाते हैं। राजा कोटिस का महल बहुत ही संपन्न लग रहा होता है और वहाँ पर एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी जो ज्यूस की पत्नी हेरा की थी। अब राजकुमारी हरकुलिस को बताती है कि इसे बनाने में 1000 मजदूरों को 5 साल का समय लगा है। अब हरकुलिस उस राज्य के सेनापति से मिलता है जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ज्यूस का पुत्र है। तभी वहाँ पर राजकुमारी का बेटा आता है जो हरकुलिस की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद सेनापति हरकुलिस से कहता है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। अब वह सेनापति हरकुलिस से कहता है, पहले कभी शाही लोगों के साथ बैठे हो? तभी हरकुलिस को 3 साल पहले का समय याद आता है जब वह एथेंस के राजा के लिए काम करता था और साथ ही हमें उसकी पत्नी और बेटे को भी दिखाया जाता है जिनसे वह बहुत प्यार करता था। इसके बाद हरकुलिस राजा कोटिस से मिलता है और उसके बाद वह राजा से अपने 4 साथियों से मिलवाता है, ऑन्टोलिक्स, टाइडियस, एम्फियारस और आयोलॉस। अब राजा एम्फियारस से कहता है, सुना है तुम भविष्य देख सकते हो और तुमने अपनी मौत पहले ही देख रखी है, क्या तुम इस युद्ध का परिणाम बता सकते हो? इस पर वह बताता है, हाँ, अगर देवता चाहें तो। अब राजा अटलांटा को देखकर कहता है, हमें इस युद्ध में महिलाओं की जरूरत नहीं है। तभी अटलांटा अपने तीरों से वहाँ पर खड़े सैनिकों के हेलमेट दीवार पर लटका देती है। यह देखकर राजा कोटिस हैरान हो जाता है। इसके बाद वह उन्हें बताता है, हमारे सबसे करीबी साथी ने हमें धोखा देते हुए विद्रोह कर दिया है और इस समय पूरे राज्य में युद्ध छिड़े हुए हैं, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। और राजा यह भी बताता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि एक जादूगर है और देवताओं के अलावा उसे कोई नहीं हरा सकता। दरअसल रीसस के पास आधी रात की फौज है जो पल भर में हमारे सैनिकों का सफाया कर देते हैं, जिस वजह से हमें अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों और व्यापारियों को सेना में शामिल करना पड़ रहा है। अब कोटिस की बेटी हरकुलिस से कहती है, मेरे बेटे को तुम पर विश्वास है और अगर तुम यह युद्ध जीत लोगे तो फिर मैं भी तुम पर विश्वास करूंगी। इसके बाद हरकुलिस के साथी उससे पूछते हैं, तुमने कोटिस की दौलत देखकर उसके लिए युद्ध लड़ना चाहते हो या उसकी बेटी को देखकर? इस पर अटलांटा कहती है, सोने से ज्यादा किसी सुंदरी के आकर्षण में लोग जल्दी आ जाते हैं। अब अगले दिन हरकुलिस सेना को प्रशिक्षण देते हैं क्योंकि उनके पास कोई योद्धा नहीं था। हरकुलिस सैनिकों से ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है और फिर अपने साथी टाइडियस को दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाने के लिए कहता है। तब हरकुलिस उन सैनिकों से कहता है, इस तरह तो तुम सब मारे जाओगे, तुम्हें ढालों की दीवार को मजबूत बनाकर रखना होगा, तभी तुम सुरक्षित अपने घर लौट पाओगे। अब राजा कोटिस कहता है,
रीसस राज्य के कबीलों की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। इस पर हरकुलिस राजा से कहता है, मुझे इन किसानों को सैनिक बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय तो चाहिए। इस पर राजा उससे कहता है, तब तक तो वह राज्य के सभी कस्बों को उजाड़ देगा। रीसस के पास राक्षसों की फौज है जिसे सिर्फ देवता ही रोक सकते हैं, यानी ज्यूस का बेटा हरकुलिस। अब रात होने पर राजा का सेनापति अटलांटा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अटलांटा उसे तुरंत सबक सिखा देती है। तभी राजकुमारी का बेटा आयरस हरकुलिस से मिलने आता है। तभी उसे जंगली जानवरों जैसी आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां देखने जाता है तो वह देखकर डर जाता है। तब हरकुलिस उसे बताता है कि टाइडियस जंगल में पैदा हुआ था और इसी के कारण उसका स्वभाव जानवरों जैसा हो गया है। इसके बाद हरकुलिस राजकुमारी को लोगों का इलाज करते हुए देखता है। अब आयरस हरकुलिस से कहता है, मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा योद्धा बनूंगा और थ्रेस पर राज करूंगा। इसके बाद हरकुलिस उसे शेर के दांत वाली माला देता है जो वह अपने बेटे को नहीं दे पाया था। अगली सुबह हरकुलिस और उसके साथी पूरी सेना का अच्छे से जायजा लेते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसके बाद वे सब रीसस से युद्ध लड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वे सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा धुआं होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हरकुलिस सेना को रुकने का आदेश देता है। इसके बाद वह रथ से उतरकर देखता है जहाँ पर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थीं, जिसे कौए नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तब राजा कोटिस कहता है, यह सब रीसस की करतूत है। तभी वहाँ पर रीसस के सैनिक उठ खड़े होते हैं और उन पर अचानक हमला कर देते हैं। दरअसल यह एक जाल था जिसमें हरकुलिस और उसकी सेना फंस चुकी थी। वहाँ पर रीसस के अनगिनत योद्धा मौजूद थे जो पहले से छुपकर उनका इंतजार कर रहे थे। अब राजा का सेनापति हरकुलिस को बताता है कि रीसस एक जादूगर है और उसने इन आदिवासी लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब हरकुलिस राजा कोटिस को ढालों की दीवार बनाने के लिए कहता है। इसके बाद युद्ध का आरंभ होता है और उन आदिवासियों का लीडर सबसे पहले अटैक करने के लिए आता है। तभी हरकुलिस अटलांटा को रोकता है और उसके तीर की नोक को तोड़कर उस लीडर के माथे में घुसा देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अब यह देखकर हरकुलिस की सेना का मनोबल बढ़ जाता है। तभी वे आदिवासी योद्धा उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके बाद हरकुलिस सैनिकों को मोर्चाबंदी करने का आदेश देता है। इसके बाद वे आदिवासी उन पर टूट पड़ते हैं। वहीं अब हरकुलिस और उसके चारों साथी रीसस के योद्धाओं को मारने लगते हैं। अटलांटा अपने तीरों से बहुत से योद्धाओं को मार देती है, लेकिन वहाँ पर सही से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वह एक लकड़ी के टावर पर चढ़कर तीरों की बौछार करने लगती है। वहीं अब आदिवासी योद्धाओं के प्रहार से हरकुलिस के सैनिकों की ढालों की दीवार टूट जाती है और तभी वे योद्धा राजा कोटिस की सेना के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हरकुलिस एक रथ पर सवार होकर अपने आधुनिक हथियारों को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और उन आदिवासी योद्धाओं को मूली गाजर की तरह काटने लगता है। वहीं उसका साथी एम्फियारस भी उसका साथ देता है और वे दोनों मिलकर आदिवासी योद्धाओं के लाशों के ढेर लगा देते हैं। यह देखकर रीसस के बाकी योद्धा डर कर भाग जाते हैं। उनकी सेना यह जंग जीत चुकी थी, लेकिन राजा कोटिस किसी बात को लेकर परेशान था। तभी उसके पास आयोलॉस आता है और उससे इस परेशानी की वजह पूछता है। तब राजा कोटिस अपनी बात बताने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद राजकुमारी और उसकी कुछ दासियां वहाँ पर आती हैं। अब राजकुमारी हरकुलिस के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाती है और उसे एक दवाई पीने के लिए कहती है। इसके बाद हरकुलिस राजकुमारी से उसके बेटे के बारे में पूछता है। इस पर राजकुमारी कहती है वह थ्रेस का राजा बनेगा और वह उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब राजकुमारी हरकुलिस की पत्नी और बच्चों के बारे में पूछती है। इस पर हरकुलिस क्रोधित होकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और जब हरकुलिस सो जाता है तब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वह नींद से जाग जाता है और फिर वह कैंप से बाहर आता है जहाँ पर फिर से उसे उसकी पत्नी और बेटे की लाशें दिखाई देती हैं और तभी एक 3 सिरों वाला भेड़िया वहाँ पर आ जाता है और वह हरकुलिस पर अटैक कर देता है। तभी उसका साथी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल यह हरकुलिस का डरावना अतीत होता है जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। अगली सुबह एम्फियारस हरकुलिस से कहता है, तुम्हें उन डरावने सपनों से लड़ना होगा, वरना तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसके बाद राजकुमारी हरकुलिस के साथियों के पास जाकर बैठती है और आयोलॉस से हरकुलिस की पत्नी और बच्चों के कत्ल के बारे में पूछती है। इस पर ऑन्टोलिक्स उसे बताता है कि उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। अब वह बताता है, हरकुलिस और मैं दोनों एथेंस की गलियों में लावारिस बड़े हुए थे। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और फिर जब हरकुलिस जवान हुआ तब देवताओं ने उसे कई अभियानों पर भेजा, जिसमें मैं भी उसके साथ था। हरकुलिस बहुत ताकतवर था, जिससे उसे शोहरत मिली और ज्यूस के बेटे की कहानी भी उस पर फिट बैठ गई। इसलिए हम भी उस कहानी को हरकुलिस के साथ जोड़ने लगे, जिससे हमें फायदा भी होता था। इसके बाद अटलांटा राजकुमारी से कहती है, वह एक अच्छा इंसान है जिसने बिना कुछ सोचे हम सब की मदद की और आज हम उसके साथ हैं। इसके बाद आयोलॉस सैनिकों के हौसले बुलंद करने के लिए उन्हें हरकुलिस के हथियार देता है
लेकिन राजा के सेनापति को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद आयोलॉस उसे हरकुलिस का कवच देता है। अब वह सेनापति उसे चमड़े का कवच समझकर हंसने लगता है। तभी टाइडियस उस पर खंजर से वार करता है, लेकिन वह खंजर उस कवच को भेद नहीं पाता, जिसे देखकर सेनापति के होश उड़ जाते हैं और फिर वह वहां से चला जाता है। अब हरकुलिस और उसके साथी सैनिकों को लड़ना और तीर चलाना सिखाते हैं। इसके बाद ऑटोलिक्स सैनिकों को ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है और फिर टाइडियस दीवार से टकराकर गिर जाता है। वहीं अटलांटा सैनिकों को तीरंदाजी सिखाती है और हरकुलिस का भांजा छुपकर तलवार चलाना सीख रहा होता है। तभी सेनापति उसे देख लेता है। इसके बाद वे सभी रीसस से लड़ने की योजना बनाते हैं। वहीं राजा का गुप्तचर उन्हें रीसस के रुकने की जगह बताता है, जो कि रोडोप पर्वत के पास है। अब सभी सैनिक जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं और अब वे उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें रीसस की सेना तैयार मिलती है। तभी हरकुलिस को पहाड़ी पर आधी रात की सेना दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वे नीचे आते हैं तब हमें पता चलता है कि वह एक छलावा था। अब रीसस राजा कोटिस से कहता है, तुम फंस चुके हो, हमारी सेना ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, या तो तुम हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन राजा का सेनापति उससे युद्ध करने के लिए कहता है। तभी वह गुप्तचर अपना हेलमेट उतारता है, मतलब उसने ही रीसस को उनके आने की खबर दी थी। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो जाता है। अब हरकुलिस अपनी सेना को मोर्चाबंदी करने का आदेश देता है। वहीं अटलांटा तीरों से रीसस की सेना पर वार करती है। हरकुलिस और उसके साथी पूरी जी जान से लड़ रहे होते हैं। अब रीसस के सैनिक उन पर तीरों पर आग लगाकर अटैक करते हैं, लेकिन हरकुलिस की सेना ढाल का प्रयोग करती है। अब रीसस के बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन हरकुलिस की पूरी सेना सही सलामत होती है। जब हरकुलिस सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है तब रीसस की सेना भाग जाती है, लेकिन रीसस अपनी हार नहीं मानता और अकेला ही उनसे भिड़ने आता है। तभी हरकुलिस उसके घोड़े को उठाकर पटक देता है और फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद राजा कोटिस एक समारोह का आयोजन करता है, जिसमें राजा कोटिस विजय का जश्न मना चुका था। वहीं रीसस को बंदी बनाकर रखा जाता है। अब राजकुमारी रीसस को पानी पिलाना चाहती है, लेकिन कोटिस उसे मना कर देता है। इसके बाद राजकुमारी वहां से चली जाती है और तभी हरकुलिस भी उसके पीछे जाता है और फिर वह उससे पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इस पर राजकुमारी उससे कहती है, मेरे पति इस राज्य के राजा थे, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पति को जहर देकर उनसे यह राज्य हड़प लिया। रीसस मेरे पति का वफादार था और इसलिए वह मेरे पिता के खिलाफ हो गया और युद्ध छेड़ दिया। लेकिन रीसस निर्दोष है और मेरे पिता दोषी हैं। लेकिन मैं अपने बेटे आयरस की वजह से अपने पिता का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता के बाद मेरा बेटा ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और मैं उसे राजा बनते हुए देखना चाहती हूँ। अब हरकुलिस उससे कहता है, तुम जानती हो ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद राजकुमारी हरकुलिस से रिक्वेस्ट करती है, तुम मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपने जैसा बनाओ। तभी वहाँ पर राजा का सेनापति आ जाता है और हरकुलिस से कहता है, तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब हरकुलिस वहाँ पर जाता है, जहाँ ऑटोलिक्स उसे बताता है, हमें अब सोना नहीं मिलने वाला। अब हरकुलिस राजा के पास जाता है और उससे कहता है, आपने हमें धोखा दिया है। इस पर राजा उससे कहता है, तुम भाड़े के टट्टू हो और तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए था। जब मैं थ्रेस का सेनापति था तब से मैं इस राज्य का राजा बनने का सपना देख रहा हूँ और तुमने मेरे इस सपने को पूरा करने में मेरी मदद की है, इसके लिए शुक्रिया। और अब मैं पूरी यूनान सल्तनत पर राज करना चाहता हूँ और जो तुमने मेरी सेना को सिखाया है वह सेना अब दूसरे सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेगी और इसी तरह समय बीतने के साथ मैं पूरे विश्व में अपना शासन कायम करूंगा और अगर तुम चाहो तो इस सेना की कमान संभाल सकते हो। इस पर हरकुलिस उससे कहता है, आप चाहते हो कि मैं आपकी गुलामी करूं? अब राजा उससे कहता है, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हें जरूर मिलेगा, उसके बाद तुम जा सकते हो। इसके बाद हरकुलिस और उसके साथी अपना सोना लेकर जाने लगते हैं, लेकिन थ्रेस के लोगों को देखकर उसका मूड बदल जाता है और वह यहीं पर रुककर सब कुछ ठीक करना चाहता है। इस पर ऑटोलिक्स उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम जिसके लिए लड़े वह सोना हमें मिल गया है, अब यहाँ से चलते हैं और तुम्हें भी तो काला सागर जाकर शांति से जीना था। इस पर हरकुलिस उससे कहता है, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तुम मेरे हिस्से का सोना भी रख लो। इस पर अटलांटा हरकुलिस से कहती है, हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हरकुलिस उनसे कहता है, मेरा जो भी कर्ज तुम लोगों पर था वह चुकता हो चुका है, अब तुम सभी आजाद हो और जा सकते हो। तब अटलांटा उससे कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाते? इसके बाद एम्फियारस उनसे कहता है, मैंने अपनी मौत देख ली है, आज रात मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं हरकुलिस के साथ हूँ। अब ऑटोलिक्स उन सभी के हिस्से का सोना अपने रथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वे पांचों फिर से महल में घुस जाते हैं, जहाँ पर राजा के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। अब राजा कोटिस भी वहाँ पर आ जाता है और हरकुलिस से कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के बदले सोना दे दिया,
इसके बाद भी तुम यहाँ मरने के लिए वापस आ गए? अब राजा का सेनापति उससे कहता है, मैंने राजकुमारी और हरकुलिस की बातें सुन ली थीं। वे दोनों राजकुमारी के बेटे को आपसे दूर ले जाने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर राजा राजकुमारी के बेटे को उसे छीन लेता है। इसके बाद राजकुमारी का बेटा आयरस हरकुलिस को शेर का दांत वापस दे देता है। अब राजा का सेनापति हरकुलिस को एक ही वार में बेहोश कर देता है। जब हरकुलिस की आंख खुलती है तब वह जंजीरों से बंधा हुआ होता है। तभी उसे वहीं 3 सिरों वाला भेड़िया नजर आता है जो अक्सर उसके विजन में आकर उसे परेशान कर देता है। लेकिन इस बार वे 3 अलग अलग भेड़िए होते हैं जो एथेंस के राजा यूरिसथियस के पालतू थे। तभी राजा कोटिस वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया है। अब यूरिसथियस हरकुलिस से कहता है, तुम्हें इन भेड़ियों को देखकर कुछ याद आया, क्योंकि ये भेड़िए तुम्हें जानते हैं। अब हरकुलिस उससे कहता है, उस दिन ये भेड़िए वहीं पर थे जब मेरी पत्नी और बच्चों का कत्ल हुआ। इसके बाद हरकुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था। इस पर यूरिसथियस उससे कहता है, यही तो दिक्कत है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे हम कैसे खरीद सकते थे? एथेंस के लोग तुम्हें पसंद करते थे और इस वजह से मैं तुम्हें खत्म भी नहीं कर सकता था, और इसलिए मैंने तुम पर आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम कर दिया ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करने लगें, जिससे हमेशा के लिए मैं राजा बना रहूं। और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों को भी रास्ते से हटाना पड़ा। मेरे ये पालतू भेड़िए जब तुम्हारे बच्चों की हड्डियां खा रहे थे तब वे बहुत चिल्लाए, लेकिन हरकुलिस, एथेंस का देवता, तो बेहोश पड़ा था। अब यह जानकर हरकुलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों में जकड़े होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी राजा कोटिस राजकुमारी को भी वहां लाता है। अब राजकुमारी अपने पिता से कहती है, तुम एक हैवान हो, तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। अब राजा के सैनिक राजकुमारी की गर्दन काटने वाले होते हैं। तभी एम्फियारस हरकुलिस को उसके 12 कारनामों को फिर से याद कराता है और उससे कहता है, तुम खुद पर विश्वास करो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। इसके बाद हरकुलिस उन जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। इसके बाद राजा कोटिस के भेड़िए हरकुलिस पर टूट पड़ते हैं और उसे हर जगह से नोचने लगते हैं। अब हरकुलिस एक एक करके तीनों भेड़ियों का सफाया कर देता है, जिसे देखकर राजा कोटिस के पसीने छूट जाते हैं। अब हरकुलिस अपने साथियों को आजाद करता है। इसके बाद वे सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक सैनिक एम्फियारस के ऊपर भाले से अटैक करता है। अब एम्फियारस समझ जाता है कि उसके मरने का समय आ गया है, लेकिन तभी हरकुलिस उस भाले को पकड़ लेता है और उससे कहता है, थोड़ा और जी लो। वहीं राजकुमारी रीसस को आजाद कर देती है। इसके बाद हरकुलिस यूरिस्थियस के पीछे जाता है। यूरिस्थियस हरकुलिस से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हरकुलिस उससे कहता है, माफी मांगनी है तो मेरे परिवार से मांगना। इसके बाद हरकुलिस खंजर को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वह मर जाता है। लेकिन तभी राजा का सेनापति हरकुलिस के गले में रस्सी डालकर उसे पटक देता है। फिर वह उसे मारने वाला होता है कि तभी आयोलॉस पीछे से सेनापति की पीठ में खंजर घोंप देता है। जब वे सभी बाहर आते हैं तब राजा के सैनिक उन पर निशाना साधे खड़े होते हैं। अब हरकुलिस उनसे कहता है, मैंने तुम्हें युद्ध में प्रशिक्षण दिया है, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। इस पर राजा कोटिस कहता है, तुम सब उसे मार दो, वरना मैं तुम्हारे परिवारों को मार दूंगा। लेकिन तभी रीसस राजा के सैनिकों को सच्चाई बताता है और उन्हें हरकुलिस का साथ देने के लिए कहता है। अब सैनिक हरकुलिस का साथ देने लगते हैं। तभी राजा कोटिस राजकुमारी के बेटे आयरस को पकड़ लेता है और उसे ढाल बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी अटलांटा अपने तीर से राजा के हाथ पर निशाना लगाती है, जिससे राजा आयरस को छोड़ देता है। अब टाइडियस राजकुमारी के बेटे को सैनिकों के अटैक से बचाता है, लेकिन उसी दौरान उसे एक तीर लग जाता है। इसके बाद टाइडियस राजा के सैनिकों पर टूट पड़ता है, लेकिन अब वह बहुत घायल हो जाता है। इसके बाद हरकुलिस उसे उठाकर महल में ले जाता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता है। वहीं हरकुलिस के साथ ही महल के दियों को गिरा देते हैं, जिससे वहां पर आग फैल जाती है और सैनिक आगे नहीं आ पाते। इसके बाद हरकुलिस हेरा की मूर्ति को उखाड़कर फेंक देता है, जिससे बहुत से सैनिक दबकर मर जाते हैं और साथ ही राजा कोटिस भी मारा जाता है। अब राजकुमारी अपने बेटे आयरस को गले लगाती है। रीसस अपने राज्य का सही राजा बन जाता है और हरकुलिस को अपने परिवार का बदला मिल जाता है। इसके बाद हरकुलिस और उसके बचे हुए साथी फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब हरकुलिस को थोड़ी शांति मिल चुकी है, क्योंकि उसने अपने परिवार के हत्यारे से बदला ले लिया है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।